तो महर्षि एडुकेट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम अपने इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझा है इंडियन पॉलिटी के, जिसे आप हमारे लेक्चर नंबर 1 से देख सकते हैं। उस लेक्चर नंबर 1 में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान और संविधानवाद के मध्य बेसिक्स अंतर को समझा है। इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे लोकतंत्र क्या है, शासन क्या है, शासन कितने प्रकार से किए जाते हैं, सरकार क्या है। इन सब शब्दों को हम जानेंगे और इसके मध्य जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से क्रम होगा। हम सबसे पहले जानेंगे सरकार क्या है, शासन किसे कहते हैं और शासन कितने प्रकार से किसी भी देश में किए जाते हैं। दोस्तों, सामान्यतः हमें लगता है कि सरकार और शासन एक ही शब्द है, परंतु ऐसा नहीं है। सरकार और शासन दो भिन्न चीज़ें हैं। उसी के मध्य जो बेसिक्स अंतर है उस चीज़ को हम जानेंगे कि सरकार किसे कहते हैं और शासन क्या है। साथ ही शासन कितने प्रकार से, जिसे हम शासन प्रणाली कहते हैं, किसी भी देश में कितने प्रकार से शासन किया जाता है। तो चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सरकार किसे कहते हैं, गवर्नमेंट क्या है। तो इससे बताया जा रहा है कि कोई भी देश हो या राज्य हो, वहाँ पे शासन या प्रशासन चलाने के लिए एक व्यक्तियों का समूह होता है। जैसे सामान्यतः मंत्रिपरिषद कह सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद का जो समूह होता है, जो किसी देश के शासन या प्रशासन व्यवस्था को चलाते हैं, उसे हम सरकार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, भारत में 2 तरीके के सरकार है, क्योंकि यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। केंद्र स्तर पे केंद्र सरकार है और राज्य स्तर पे राज्य सरकार है। केंद्र स्तर पे देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, जहाँ पे कुछ व्यक्तियों का समूह है, वो केंद्रीय सरकार को चलाते हैं। उसी प्रकार से राज्य स्तर पे राज्य मंत्रिपरिषद है, जिसके अंतर्गत कुछ लोग शामिल होते हैं, वो राज्य की कार्यप्रणाली की देखरेख करते हैं। अर्थात यह हुआ कि एक व्यक्तियों का समूह जो शासन और प्रशासन को चलाता है, उसे हम सरकार कहते हैं। इन व्यक्तियों का समूह का चयन जो होता है कुछ निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है और वही हमारे ऊपर कुछ निश्चित समय के लिए हमारे लिए विधि का निर्माण करते हैं, हमारे लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हैं। तो यही सरकार कहलाती है। जैसे भारत में देखा जाए तो केंद्रीय स्तर या राज्य स्तर पर सामान्यतः 5 वर्षों के लिए हम अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। वे सत्ता में आते हैं और सरकार को चलाते हैं और हमारे लिए बहुत सारे योजनाओं को लाते हैं, जिसके माध्यम से जन कल्याण किया जाता है। अब कहीं भी देखा जाए तो कोई भी सरकार चलेगी तो ऐसा तो नहीं है कि वो सत्ता में आए और सरकार चलाने लगे। तो हम लोग कल ही देखे थे कि भारतीय राज्य व्यवस्था के बेसिक्स जाने थे और संविधान को, कि संविधान में उस देश का नियम कानून होता है जिसके माध्यम से वहाँ की राज्य व्यवस्था को चलाते हैं। तो यही संविधान जो है आधार लेती है उस देश की सरकार, और उसी संविधान को आधार बनाकर वह उस देश के शासन या प्रशासन का संचालन करती है। तो अर्थात हम एक शब्द में अगर बोला जाए तो कह सकते हैं कि सरकार व्यक्तियों का समूह है, जो संविधान का आधार बनाकर उस राज्य का या देश का प्रशासन को चलाते हैं, जिसका मूल उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना। अब हम देखेंगे कि शासन क्या है, शासन किसे कहते हैं। शासन शब्द का अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में किया गया था और उस समय इस शब्द का अर्थ होता था सरकार का स्थान, यानी कि सरकार का स्थान है और सरकार जो शासन या प्रशासन को चलाती है वही शासन कहलाती है। अर्थात इन शब्दों का आधार पर अगर हम डिफिनीशन बनाया जाए तो बोल सकते हैं कि सरकार जिन नियम या कानूनों के माध्यम से जनता को निर्देशित करती है, जनता के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करती है, जिसका मूल उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है, वही शासन कहलाता है। अब देखते हैं कि शासन शब्द की उत्पत्ति
कहाँ से हुई है? शासन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड कैबरनान से हुई है, जिसका अर्थ होता है संचालन करना या नियंत्रित करना। संचालन करना यानी किसी भी चीज़ को संचालन करना। जैसे आप किसी फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस फंक्शन को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां हुई, कुछ असंवैधानिक गतिविधियां आ रही हैं तो उस चीज़ को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये चीज़ करना ही हमारा शासन कहलाता है। अर्थात सरकार के द्वारा नियम या कानूनों का संचालन या नियम कानून द्वारा लोगों को नियंत्रित करना ही शासन कहलाता है। यानी शासन शासित करने या राज व्यवस्था करने का कार्य कहलाता है। तो सरकार क्या है? तो सरकार लोगों का एक समूह है, जिसमें कुछ लोगों जैसे केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य स्तर पर राज्य मंत्रिपरिषद के कुछ व्यक्ति मिलकर शासन चलाते हैं, जबकि शासन जो होता है वो लोगों को शासित या संचालित करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि शासन कितने तरीके से किया जाता है, यानी शासन के प्रकार क्या है, या फिर बोल सकते हैं शासन प्रणाली किस प्रकार की होती है। तो इसमें कुछ प्रकार दिए गए हैं, जैसे राजशाही, तानाशाही, साम्यवादी शासन प्रणाली, गणराज्य, एकात्मक व संघात्मक और लोकतांत्रिक प्रणाली। इन शासन प्रणाली को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इन शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजशाही, जिसे हम राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली सभी लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पे राजा महाराजा ही शासन करते हैं। अकबर के काल में देखा जाए, अशोक के काल में देखा जाए, यहाँ पे जो एक राजा मरता है तो उसके बाद उसका पुत्र यानी उत्तराधिकारी ही चयन करता है और उसके माध्यम से वहाँ पे सरकार का शासन संचालन किया जाता है। तो राजतंत्रात्मक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन का संचालन राजा हो तो राजा, अगर रानी हो तो रानी के द्वारा किया जाता है। जैसे आप ब्रिटेन में देख सकते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, वो ब्रिटेन के शासन का संचालन करती थी, जिनकी अभी मृत्यु हो गई है पिछले साल। तो वो हमारा शासन का जो संचालन होता है उसे राजतंत्रात्मक या राजशाही शासन प्रणाली कहलाती है। यहाँ पे शासन के प्रमुख का जो चयन होता है वह उत्तराधिकारी के माध्यम से होता है। जैसे ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई, उसके बाद प्रिंस चार्ल्स तृतीय, जो भी हो सकते हैं, प्रिंस चार्ल्स को ही वहाँ पे शासन का संचालन या उत्तराधिकारी बनाया गया है। राजशाही व्यवस्था क्या वर्तमान में किसी देश में लागू है? तो आप देख सकते हैं ब्रिटेन, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि इससे पहले एलिजाबेथ वहाँ पे थी, अब उनके ब्रिटेन के चार्ल्स प्रिंस को वहाँ का राजा बनाया गया है। अरब के देश है, वहाँ पे आज भी राजशाही शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तानाशाही शासन प्रणाली। तानाशाही शासन प्रणाली के विषय में यह कहा जाता है कि यह कोई शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि किसी भी देश में, कोई भी देश हो, वहाँ पे शासन का संचालन अगर किया जा रहा है, परंतु किसी कारणवश सैन्य, वहाँ की जो सैन्य ताकत है उसके द्वारा उस शासन प्रणाली को अपने हाथ में ले लिया जाता है, या उस पर सैन्य के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, या किसी कारणवश वहाँ पे जो सरकार है उसका तख्ता पलट कर दिया जाए और सेना अपने हाथ में सैन्य संचालन करने लगे, तो यही तानाशाही कहलाती है। अर्थात जब किसी देश का सैन्य शासन स्वयं या शासन के प्रमुख को हटाकर शासन पर कब्जा कर ले तो इसे हम तानाशाही कहते हैं। तानाशाही कब आती है? तो यहाँ पे तख्ता पलट होगा या फिर जो सरकार है उसे गिरा दिया जाए, उसके बाद ही तानाशाही स्थापित होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं वर्ष 1998-99 में पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी, तो वहाँ पे सेना के द्वारा उनकी सत्ता को हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था और सैन्य सेना के द्वारा वहाँ पे कब्जा कर लिया गया था। उसी प्रकार हाल में ही वर्ष 2021 में आप देख सकते हैं, आपको पता ही होगा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि म्यांमार की सेना के द्वारा म्यांमार के सैन्य प्रशासन को हटा दिया गया था और सेना ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। तो आप इस तरीके से तानाशाही शब्द को या तानाशाही शासन प्रणाली को समझ सकते हैं। अब है साम्यवादी शासन प्रणाली। साम्यवादी शासन प्रणाली से तात्पर्य है
कि जब शासन का संचालन किसी विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा हो या फिर वहाँ पे राजनीतिक दल एक ही हो, एक ही राजनीतिक दल हो और वही लोगों पे शासन कर रहे हैं, तो ऐसी शासन प्रणाली को हम साम्यवादी शासन प्रणाली कहते हैं। जैसे आप चाइना में देख सकते हैं, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। सोवियत संघ रूस में भी साम्यवादी शासन प्रणाली को देखा जा सकता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि साम्यवाद का जनक कौन है, तो साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स को बोला जाता है, जबकि भारत के संदर्भ में साम्यवाद का जनक या भारतीय साम्यवाद का जनक मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम.एन. रॉय को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शासन के ही एक अन्य भिन्न रूप हैं एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली को आप समझ सकते हैं कि एक ही प्रकार को यानी कि शासन की जो वास्तविक शक्ति हो या फिर जो भी हो, देश हो या राज्य, दो स्तर पे अगर सरकार है तो वहाँ पे अगर शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो वैसी शासन प्रणाली को हम एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। जबकि देश का शासन प्रणाली यानी देश का जो शासन प्रणाली का संचालन अलग व्यक्ति के द्वारा और राज्य के शासन प्रणाली का संचालन अलग व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो ऐसी व्यवस्था को हम संघात्मक व्यवस्था कह सकते हैं। आप भारत के संदर्भ में देख सकते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो केंद्र स्तर पे प्रधानमंत्री जो शासन का संचालन करते हैं, जबकि राज्य स्तर पे मुख्यमंत्रियों के द्वारा संचालन किया जाता है। परंतु भारत संघात्मक पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि भारत एक अर्ध संघीय देश है जहाँ पे एकात्मक और संघात्मक दोनों विशेषताएं मौजूद है। इसलिए भारत को एक अर्ध संघीय शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गणराज्य की जो गणतांत्रिक या गणराज्य या रिपब्लिकन जो सरकार या सैन्य प्रणाली हो शासन प्रणाली होती है वह किस प्रकार की होती है। तो गणराज्य के विषय में कहा गया है कि देश के प्रमुख का चयन उत्तराधिकार के माध्यम से ना हो तो ऐसी शासन प्रणाली को हम गणराज्य कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में देख सकते हैं कि वहाँ पे जो शासन का प्रमुख है या देश के प्रमुख का जो चयन किया जाता है वो उत्तराधिकार के माध्यम से किया जाता है, तो वह एक गणराज्य नहीं है। जबकि भारत में आप देख सकते हैं कि जो देश के प्रमुख हैं जैसे राष्ट्रपति महोदय, उनका चयन निर्वाचन पद्धति के माध्यम से होता है। तो देश के प्रमुख का अगर चयन निर्वाचन के माध्यम से यानी वो वंशानुगत नहीं हो तो ऐसी शासन प्रणाली को हम लोग बोलते हैं गणराज्य शासन प्रणाली। अर्थात जो देश का प्रमुख होता है इनका चयन प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचन पद्धति के माध्यम से किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं भारत में जो देश के प्रमुख होते हैं वो है राष्ट्रपति। इनका चयन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में भारतीय जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चयन करते हैं। जबकि अमेरिका में देख सकते हैं जो वहाँ राष्ट्रपति का जो चयन किया जाता है वो डायरेक्ट रूप से चयन किया जाता है। तो गणराज्य शब्द का तात्पर्य यह हो गया कि जो देश के प्रमुख का चयन इलेक्शन के माध्यम से हो, चाहे वो इलेक्शन डायरेक्ट मेथड से क्यों ना हो या इनडायरेक्ट मेथड से क्यों ना किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं तो गणराज्य में दो विशेषताएं बहुत प्रमुख होती हैं। पहला कि राजनीतिक संप्रभुता जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर जनता के हाथ में होती है। जैसे ब्रिटेन में देखा जाए तो राजनीतिक संप्रभुता जो है वो एक राजा या रानी जो वहाँ पे पोस्ट पे हैं उनके हाथों में निहित होती है, परंतु गणराज्य में बोला जाए तो ये जनता के हाथ में होती है। गणराज्य, गण शब्द आप समझ सकते हैं ये जनता शब्द को डिनोट करता है, अर्थात गणराज्य में जो होता है शक्ति जो होता है वो जनता के हाथों में निहित होती है। साथ ही देखा जाए तो गणराज्य में दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होती है, यानी किसी प्रकार का विशेषाधिकार वर्ग नहीं है। जैसे ब्रिटेन में राजा रानी है तो वहाँ पे उनके लिए एक अलग विशेषाधिकार वर्ग होता है, परंतु भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारत एक गणराज्य है। आप प्रियम्बल में पढ़ सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र शासन प्रणाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हमारा
टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पीटी के अंतर्गत भी, मेंस के अंतर्गत भी और इंटरव्यू में भी बहुत तरीके के इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे कि लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, लोकतंत्र के प्रकार क्या हैं, लोकतंत्र की कमियां क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। लोकतंत्र के बारे में बेसिक्स अगर देखा जाए, बहुत ही आसान शब्दों में देखा जाए कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है, तो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से हुई है। वो वर्ड है डेमोक्रेसिया या आप इसे डेमोक्रेटिया भी बोल सकते हैं, जो दो शब्दों के मेल से बना है, डेमोस एंड क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है लोग या जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है तंत्र या नियम, अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ लोगों का तंत्र। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसा तंत्र है जो लोगों का तंत्र है, यानी कि इसमें लोग आते हैं, लोग मिलकर ही अपने लिए एक सरकार का चयन करते हैं जो उनके लिए शासन का संचालन करते हैं। लोग ही इसमें प्रमुख होते हैं, जनता ही सर्वोपरि होती है। डेमोक्रेसी का तात्पर्य ये हो गया कि इसमें जनता सर्वोपरि है, जनता से ऊपर कोई नहीं होता है। इसीलिए अब्राहम लिंकन द्वारा एक बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकतंत्र के लिए डिफिनेशन दिया गया था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता का शासन है। यानी लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जो चाहे वो कर सकती है, सरकार का चयन भी करती है और ज़रूरत पड़े तो सरकार को उतार भी फेंकती है। तो लोकतंत्र के डिफिनेशंस को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन हो और जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करता है। यानी जनता अपने लिए एक प्रतिनिधि का चयन करते हैं जो कुछ वर्षों के लिए, सामान्यतः 5 वर्षों के लिए, जनता की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं का निर्माण करते हैं और जनता का कल्याण करते हैं। इस व्यवस्था में देखा जाए तो शासन के प्रमुख का चयन निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के डिफिनीशन के विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इससे बताया कि भारत जो है वो लोकतंत्र की जननी है और भारत में देखा जाए तो प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विश्वास करता है। भारत का लोकतंत्र को उन्होंने बोला कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये लोकतंत्र के बेसिक्स डिफिनेशन को हमने देखा। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। इसमें इसकी सबसे पहली विशेषताएं हैं कि इसमें जनता स्वयं ही शासकों का चयन करती है। तो आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप भारत को देख सकते हैं कि भारत में जो है प्रधानमंत्री का चयन जनता ही करती है, मुख्यमंत्री का चयन अगर देखा जाए राज्य स्तर पे तो जनता ही करती है। तो लोकतंत्र में, और मैंने पहले ही बताया कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण फैसले चुनी गई सरकार के द्वारा ही ली जाती है। तो मैंने ये भी बताया कि हम लोग यानी जनता जो है कुछ वर्षों के लिए, सामान्यतः 5 वर्षों के लिए एक सरकार का चयन करती है और वह सरकार सत्ता में आकर जनता की योजनाओं के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं कि हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या योजनाएं चाहिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए किस योजनाओं का संचालन किया जाए। तो इस तरीके का वो कार्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में जो शासकों का चयन होता है वह चुनाव के माध्यम से होता है और अगर यह चुनाव अगर देखा जाए निष्पक्ष ना हो, स्वतंत्र ना हो, तो क्या सही प्रतिनिधि का चयन हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन लोकतंत्र में हो, इसीलिए भारतीय संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया है। और यह निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य किया गया है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल्स और ये भाग भी आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस भाग में संविधान के, तो भाग 15 में है और आर्टिकल 324 से 329 के मध्य है। निर्वाचन आयोग का मूल कार्य क्या है? तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी ही निर्वाचन आयोग का मूल कार्य है। निर्वाचन आयोग चुनाव किसका कराती है? तो आप देख सकते हैं कि यह राष्ट्रीय स्तर पे
चुनाव करवाती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब का चुनाव करवाती है। जबकि राज्य स्तर पे देखा जाए जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायती स्तर पे चुनाव करवाती है। जबकि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री इन सभी का चुनाव करवाती है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र जो है सामान्य वयस्क मताधिकार पर आधारित है। समान वयस्क मताधिकार का आप मतलब ये समझ सकते हैं कि जैसे भारत में 18 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं या 18 वर्ष जिनके हो गए उनका मत देने का अधिकार हो जाता है। और भारत में या भारतीय लोकतंत्र में ये जो मताधिकार जो है एक मत एक वोट के मूल्य पर आधारित है। एक व्यक्ति एक मत मूल्य के आधार पर एक व्यक्ति जो है जैसे मेरा वोट का मूल्य एक ही होगा। मेरा चाहे कोई भी भारत में 18 वर्षों पर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो गरीब हो या मुकेश अंबानी क्यों ही ना हो, उनका वोट वैल्यू एक ही होता है। समान वयस्क मताधिकार का आप मतलब समझ सकते हैं कि 18 वर्षों पर जितने भी व्यक्ति हैं वो वोट दे सकते हैं। उनमें किसी तरह का जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी प्रकार की भेदभाव नहीं की गई है। जबकि संविधान सभा के विषय में आप देख सकते हैं उस वक्त सीमित मताधिकार था। जो लोग शिक्षित थे, जो टैक्स देते थे, उन्हें ही वयस्क मताधिकार था, अर्थात उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। परंतु हमारे संविधान में 18 वर्ष के ऊपर जितने लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया है। पहले वोट देने का अधिकार 21 वर्ष था, जिसे 61वां संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से वोट देने का अधिकार 18 वर्ष कर दिया गया। समान वयस्क मताधिकार का भी आपने मतलब समझ लिया कि 18 वर्ष से ऊपर किसी भी वर्ग के लोग, महिला हो पुरुष हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है और उनके वोट का वैल्यू भी एक ही होता है। विधि का शासन को हम कल डिस्कस कर चुके हैं और इसे बहुत डिटेल्स में हम फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे। विधि का शासन से तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च होती है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, इसके सामने गरीब अमीर सभी एक बराबर होते हैं। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में अधिकारों का सम्मान किया जाता है। महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितने भी लोग हैं सभी का सम्मान किया जाता है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स में देख सकते हैं समता का अधिकार 14 से 18 के मध्य दिया गया है, जिसमें बताया गया विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। और इसी 14 में है विधि का शासन, जिसे मैंने देखा कि विधि के समक्ष सभी लोग बराबर होते हैं। आर्टिकल 17 भी देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। तो लोकतंत्र में अधिकारों के सम्मान के तहत आर्टिकल 17 के माध्यम से छुआछूत का उन्मूलन किया गया है ताकि लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके। तो ये लोकतंत्र की विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र के गुण क्या हैं, यानी लोकतंत्र की विशेषताएं तो हम देख चुके हैं। लोकतंत्र में पॉजिटिविटी क्या है, यानी कि इसके गुण क्या है, क्या लोकतंत्र में कुछ कमियां भी है तो इसके दोष क्या हैं, इन सब को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके गुण को देखते हैं कि लोकतंत्र के गुण क्या है। तो पहला गुण है इसका कि जन कल्याण का पोषक होता है। तो लोकतंत्र के बेसिक डिफिनेशन जो अब्राहम लिंकन है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, बताया था जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। यानी लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही है जनता का कल्याण करा। इसीलिए देखा जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा जब आकांक्षी जिला कार्यक्रम लाया गया तो जिला के स्तर पे जो 113 जो अति पिछड़े ज़िले हैं, बहुत ही खराब जिलों की स्थिति है, उनका डेवलपमेंट किया गया। तो उसी तरीके से अब नेक्स्ट में लाया गया आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जिसके तहत देश के 500 पिछड़े जिलों का कल्याण किया जाए। तो यही मूल उद्देश्य है जनता का कल्याण करना, कि सबसे पहले हम जिला के स्तर पे जो अति पिछड़े बहुत ही गरीबी स्थिति में लोग थे तो उनका कल्याण किया गया, अब ब्लॉक के स्तर पे उनका कल्याण किया जाएगा। तो ये जनता का कल्याण ही लोकतंत्र कहलाता है। ये जनमत पे आधारित होता है, यानी कि जनता जो होती है वो अपने लिए सरकार का चयन करती है, किसे वोट करना है, कौन उनकी इच्छाओं का सम्मान कर सकते हैं, कौन उनके लिए बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं, उनका चयन लोकतंत्र के माध्यम से किया जाता है। तीसरा है कि यह समानता और स्वतंत्रता का पोषक होता है। तो लोकतंत्र जनता के लिए है, तो जनता का शासन होता है और जनता के द्वारा ही होता है। अगर लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता ना हो तो लोकतंत्र
माना ही नहीं जाएगा। इसलिए भारतीय संविधान में आप देख सकते हैं आर्टिकल 14 से 18 के मध्य समता का अधिकार दिया गया है, तो वहीं स्वतंत्रता का भी अधिकार इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। बोला जा रहा है कि अभी तक हमने जितने भी लोकतंत्र के स्वरूप को देखा, इसमें सबसे ज़्यादा अगर जवाबदेही किसी में है तो वह लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। जनता की जो इच्छा होती है वही सरकार करती है। अगर जनता की इच्छा के अनुसार अगर सरकार कार्य ना करे तो जनता उनकी सरकार को गिरा सकती है। नेक्स्ट है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी गलती ठीक करने का मौका मिलता है। जनप्रतिनिधि से सामान्यतः जो हमारे प्रत्याशी होते हैं, जो हमसे वोट मांगने आते हैं, वो कुछ हमारे से बहुत सारे वादे करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु यदि वह सफल नहीं हो पाते हैं उन उद्देश्यों को पूर्ति करने में, तो हमारे द्वारा, लोगों के द्वारा उनकी सरकार गिरा दी जाती है। तो प्रत्याशी को पता चलता है कि शायद उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, तो वो फिर अपनी गलतियों को सुधारते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर से वोट मांगने आते हैं। जो सुधार लेते हैं उनके द्वारा जनता फिर से उनका कल्याण करती है और फिर से वे सत्ता में आते हैं। तो ये लोकतंत्र के कुछ महत्वपूर्ण गुण थे जिनको हमने देखा। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र में कुछ बुराइयां भी हैं। क्या लोकतंत्र में कुछ खामियां हैं? तो अवश्य है, क्योंकि जहाँ पॉजिटिविटी होगा वहाँ नेगेटिविटी भी होगी। तो हम लोकतंत्र की बुराइयों को देखते हैं। पहला कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। तो आप आए दिन न्यूज में पढ़ते होंगे कि आज ये नेता ने इस दल को बदल दिया, कल इस पार्टी में थे, कभी उस पार्टी में चले गए। वो राज्य स्तर पे भी हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी होते हैं। परंतु आपने जिस एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, कहीं से भी हो, आपने किसी पार्टी का चयन किया कि ये पार्टी हमारे 5 साल के लिए हमने इन्हें चुना है, ये हमारे लिए कल्याणकारी कार्य करेंगे, और इस दल विशेष से आपने उन्होंने चुना था, परंतु वे दलीय विशेषता में उनको रुचि नहीं होती है और वे इस दल को छोड़कर अगले किसी दल में चले जाते हैं। तो इससे न सिर्फ सरकार अस्थिर होती है, बल्कि जनता की जो इच्छाएं थी, जनता का जो विश्वास था उस नेता के जरिए, उसका भी हनन होता है, उसका भी विश्वास टूटता है। और साथ ही इस प्रकार एक दल से दूसरे दल में जो राजनेताओं का आवागमन होता है, इससे सरकार अस्थिर होती है। इसके माध्यम से जो स्थिर सरकार है उसको भी अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। तो लोकतंत्र में जो नेता बदलते रहते हैं, ये बहुत बड़ी इसकी खामी है। इससे उत्तरदायी सरकार को जन्म मिलता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है, या फिर इस दल विशेष का है, उस नेता को लगता है कि इस दल में मेरा नहीं हो पा रहा है, तो वो उस दल में चले जाते हैं। और इसके लिए वो बोलते हैं कि हमने अंतरात्मा का आवाज़ सुना कि इस दल में मेरा शोषण हो रहा था, इसलिए हम उस दल में चले गए। परंतु इससे क्या होता है कि जनता के विश्वास का हनन होता है और वास्तविक योजनाएं का जनता तक लाभ नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में दलगत बुराइयां हैं। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे लगभग 6 पार्टी है, 8 पार्टियां थी, 9 पार्टियां थी, तो धीरे धीरे वो कम होते गई और वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पे 6 पार्टियां हैं। राज्य स्तर पे भी बहुत सारा पार्टियां हैं, क्षेत्रीय स्तर पे भी बहुत सारी पार्टियां हैं, और नित्य प्रतिदिन अगर देखा जाए तो कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे या क्षेत्रीय स्तर पे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का वो नया विकास होते ही रहता है, जिस वजह से हर दल की कुछ अपनी अपनी बुराइयां हैं, कुछ अपनी अपनी पॉजिटिविटी है। इस वजह से कहीं ना कहीं इस चक्की में जनता का शोषण होता है। नेक्स्ट इसकी बुराइयां, धनवानों की प्रबलता। आप सभी अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि इलेक्शंस में रुपए बारिश की तरह बहाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है, और फिर अगर सरकार अस्थिर हो जाती है, जनता का शोषण होने लगता है, तो इसमें धनवानों की बहुत प्रबल भूमिका होती है। जो बहुत ही बेहतर कैंडिडेट्स होते हैं, वो जिनका शासन में आकर संचालन करने का उद्देश्य होता है, वो उससे वंचित हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें अयोग्यों की पूजा। आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो शासन प्रणाली में, वो राष्ट्रीय स्तर पे हो या राज्य स्तर में, जितने भी सरकार के राजनीतिक दल में नेता हैं, उन पे अधिकतर कैंडिडेट्स पे आपराधिक गतिविधि होते हैं, वो संलिप्त उसमें रहते, उसमें शामिल है, किसी पे मुकदमा चल रहा है, लेकिन अगर वे सत्ता में आ जाते तो जनता के द्वारा उन्हें ही पूजा जाता है कि वही हमारे भगवान हैं, वही हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बुराई है कि इसमें अयोग्य व्यक्ति की भी पूजा होने लगती है और योग्य व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे बाहर छूट जाते हैं।
नेक्स्ट इसमें देखा जाए तो सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयाँ और सत्ता का खेल होता है। तो इसमें एक दल का होता है कि कभी हम सरकार में हैं, कभी आप सरकार में हैं। तो मेन उद्देश्य जो भी नेता का रहता है वो रहता है कि हम किसी न किसी प्रकार से सत्ता का लाभ लेते रहें और वो वास्तविक उद्देश्य जनता के कल्याण से पीछे छोड़ देते हैं। तो हमने इसमें देखा कि लोकतंत्र की क्या खामियां हैं और क्या इसके अच्छाई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट रूप से और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन प्रणाली में जनता सीधे भाग लेती है। आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जनता ही डायरेक्ट इसमें शासन प्रणाली में भाग लेती है। जैसे आप स्कूल में मॉनिटर का चयन कैसे करते हैं कि हाँ 20 स्टूडेंट्स है स्कूल में से, तो आपको जो अच्छा लगा आप उसे मॉनिटर चुन लेते हैं। वही लोकतंत्र प्रणाली में है कि कुछ व्यक्ति वहाँ पे होते हैं, उनमें से किसी एक का चयन कर लिया जाता है कुछ वर्षों के लिए कि ये हमारे लिए कल्याणकारी कार्य करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यह केवल छोटे देशों के लिए लागू होती है। बड़े देशों जैसे भारत जैसे बड़े देशों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है और ये बहुत विशाल देश है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया जाए तो असंभव हो जाएगा। इसलिए भारत जैसे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू किया गया है। जबकि स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश में देखा जाए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का निर्माण किया गया है। इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखा जाए तो 4 तत्व अनिवार्यतः शामिल होते हैं। पहला है परिप्रेक्षा, दूसरा है पहल, तीसरा जनमत संग्रह और चौथा है प्रत्यावर्तन। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। परिप्रेक्षा शब्द का, परिप्रेक्षा होती है दूसरों की इच्छा। जैसे आप स्कूल में मॉनिटर का चयन किए तो मॉनिटर को आप लोग बोलते हैं कि आज क्लास बंक कर देना चाहिए, आज क्लास करने की इच्छा नहीं है। सभी लोग क्लास में हैंड करते हैं कि कौन क्लास के पक्ष में कौन नहीं है। तो दूसरों की इच्छा यानी कि स्टूडेंट्स की इच्छा थी कि आज क्लास ना हो तो मॉनिटर्स को एक्सेप्ट करवाता है और आज क्लास बंद हो जाती है, बंक कर दिया जाता है। पहल होता है कि कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले मॉनिटरिंग की जाती है, वोटिंग की जाती है कि हाँ हम इस योजना को लाना चाह रहे हैं, इस योजना के पक्ष में कौन है और कौन नहीं है। तो ये डायरेक्ट लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन अगर यही भारत जैसे विशाल देशों में देखा जाए तो नहीं, कितने लोगों से आप हाथ उठवाकर पूछ सकते हैं कि ये योजना आए या ना आए। नेक्स्ट इसकी विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जनमत संग्रह। यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वह जनमत के आधार पे, कि जनता का जो आधार है, जनता जिस तरफ होगी, जनता का जो विचार होगा, उन्हीं योजनाओं को, वही कार्य को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए प्रत्यावर्तन, जिसका अर्थ होता है प्रत्याशी को वापस बुलाना। जैसे आपने मॉनिटर का चयन किया स्कूल में, वो मॉनिटर अगर आपके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, वो ईगो में आ गया, उसके अंदर एटीट्यूड आ गया, तो आप उससे क्या कहते हैं कि अब इस मॉनिटर को हटा, उसके जगह पे दूसरे को बैठा, मतलब नया बना लेते। तो उसी प्रकार से होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कि आपने किसी प्रत्याशी का चयन किया, उम्मीदवार का, अगर वो आपके अकॉर्डिंग योजनाओं को ना लागू करवा रहे हैं, आपकी उम्मीद पे खड़ा नहीं हो रहे हैं, तो आप उसे वापस बुला सकते हैं, अर्थात उन्हें गिरा सकते हैं और उसके जगह पे एक नए प्रत्याशी को खड़ा कर सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 4 अनिवार्यता विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के विषय में हम देख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। यानी हमने किसी का चयन किया, जैसे हमने राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री का चयन किया और राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री का चयन किया। हमारे लिए योजनाओं का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे देशों में ये प्रासंगिक नहीं होता है, इन्हें बड़े देशों में ही लागू किया जाता है। जैसे भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इन सब जगहों पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक है अध्यक्षीय और दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। अब हम देखेंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और संसदीय शासन प्रणाली क्या है और इसकी विशेषता क्या है। जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है उसमें देखा जाए तो औपचारिक शक्ति और वास्तविक शक्ति दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं।
औपचारिक को आप समझ सकते ऑफिशियल, कि जो ऑफिशियल वर्क जो होता है वो भी एक व्यक्ति करे, और जो वास्तविक जो योजनाओं को कुछ भी होता है वो सारा कार्य अगर एक ही व्यक्ति हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अध्यक्षात्मक यानी अध्यक्षीय शासन प्रणाली। और इस शासन प्रणाली में सबसे बड़ी भूमिका होती है राष्ट्रपति का, इसलिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली को हम लोग राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली कहते हैं। जबकि संसदीय प्रणाली में देखा जाए तो औपचारिक शक्ति जो होता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में, जबकि वास्तविक शक्ति प्रणाली जो होती है वो किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में होती है। जैसे भारत में देख सकते हैं कि औपचारिक शक्ति जो है उसका प्रमुख राष्ट्रपति हैं, जबकि वास्तविक शक्ति के जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में। अर्थात जहाँ औपचारिक शक्ति और वास्तविक शक्ति दो अलग अलग हाथों में होता है वो होता है हमारा संसदीय शासन प्रणाली, और जहाँ औपचारिक और वास्तविक एक व्यक्ति के हाथ में वो होता है हमारा अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन प्रणाली। आप अध्यक्षीय शासन प्रणाली देख सकते हैं, ये हमारा है यूएसए में, जबकि संसदीय शासन प्रणाली आप देख सकते हैं इंडिया में और यूनाइटेड किंगडम में इस प्रकार की है। अब हम देखते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। तो जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है वहाँ पे क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन होता है। जैसे विधायिका अपने कार्य करने यानी कि कानून निर्माण करने के लिए वो सक्षम है और कार्यपालिका उसको लागू करेगी, ये विशेषता होती है। इनके मध्य विभाजन कर दिया जाता है कि ये आपका कार्य दायरा है, आप इसी के अंतर्गत कार्य करें। जो निचला सदन होता है, सामान्यतः लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है, तो ये बोला जाए कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली तो इनका विघटन नहीं होता है। यहाँ पे अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रपति ये शासन प्रणाली कहा जाता है। इसमें जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसमें सदस्यों की एकल सदस्यता होती है, वो नहीं किसी एक ही दल के वो सदस्य हो सकते हैं, या तो लोकसभा के हो सकते हैं या फिर राज्यसभा के हो सकते हैं। यहाँ पे उत्तरदायित्व का अभाव हो जाता है क्योंकि वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जबकि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में देखा जाए तो यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका के मध्य देखा जाए तो यह सहयोग और समन्वय पर आधारित होता है। विधायिका एक दूसरे को सहयोग करती है, जैसे विधायिका कुछ विधि का निर्माण किया, कार्यपालिका उससे लागू किया। कल हमने बताया अभी तक कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यही है संसदीय प्रणाली की विशेषता। संसदीय प्रणाली में देखा जाए तो निचला सदन, जिसे सामान्यतः लोकसभा कहा जाता है, का विघटन हो जाता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है क्योंकि प्रधानमंत्री की ही वास्तविक शक्ति उन्हीं के हाथ में होती है। दोहरी सदस्यता यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति के पास दोनों सदन की सदस्यता होती है। और साथ में ही देखा जाए तो यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व पर ये आधारित होता है, यानी जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व पे करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य जो मंत्रिपरिषद जो होते सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है उनका। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि लोकतंत्र क्या है, सरकार क्या है, शासन किसे कहते हैं, शासन कितने प्रकार से किया जाता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने यह देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि संविधान को स्टार्ट करेंगे, संविधान के भाग कितने हैं, अनुसूचियाँ क्या हैं, इस तरीके से हमारा आगे का टॉपिक चलते रहेगा और ये सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।